हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में आर्टो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना के बारे में बात करेंगे। इनकी परिकल्पना के बारे में जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की परिकल्पना प्रस्तुत की। इससे पहले हमने कांट की, लाप्लास की, जेफ्रीज की, चैम्बरलिन की, इन सभी की परिकल्पनाओं को देखा। वहाँ पर हमने क्या देखा? उन लोगों का मानना था कि ग्रहों की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसी के साथ सूर्य की भी उत्पत्ति हुई। वहाँ के जो अवशिष्ट भाग बचे, जो भी परिकल्पनाएं थी उनमें, तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया, तो वहाँ पर सूर्य की उत्पत्ति के बारे में ही बताया। लेकिन हम यहाँ पर आज बात करेंगे आर्टो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना के बारे में। तो हम थोड़ा बहुत आपको वैसे ही बताना चाहेंगे कि इनकी जो ये परिकल्पना है, इसमें इन्होंने सूर्य को पहले से ही माना है कि मतलब सूर्य पहले से था। उसके बाद इन्होंने क्या माना है कि ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल के कण थे। तो इनका मानना है कि ये जो गैस के और धूल के कण थे, इनके द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। और हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी का भी निर्माण उसी के द्वारा हुआ। तो किस प्रकार से इन्होंने अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया है, किस प्रकार से उन धूल कणों का क्या हुआ, उन गैस कणों का क्या हुआ, किस प्रकार से वह ग्रह में परिवर्तित हुए या पृथ्वी में परिवर्तित हुए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसी बात को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे आर्टो श्मिट की अंतरतारक धूल धूल परिकल्पना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक आर्टो श्मिट ने सन 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना के रूप में प्रतिपादित किया। आगे हम बात करते हैं। श्मिट की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी है। ये इनकी इस परिकल्पना की विशेषता भी कही जाएगी, क्योंकि अभी तक जिन्होंने मतलब कि जितने भी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने बताया कि सूर्य और कोई तारा आ गया उसके आसपास, या फिर कोई आद्य पदार्थ था। इस प्रकार से उन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया। लेकिन इन्होंने सबसे हटकर बात की कि पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर सभी ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से हुई। आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो आगे इन्होंने कहा कि आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूल कण फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। फिर इन्होंने अपनी परिकल्पना में कहा कि इन गैसों, मेघों, धूल कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थों से मानी जाती है। अब ये जो धूल कण थे, जो गैस थे, ये कहाँ से आए, इनके बारे में भी इन्होंने अपनी परिकल्पना में बता दिया। इन्होंने कहा जो यहाँ पर उल्काएं और तारे थे, उनसे इन गैसों और धूलों का निर्माण हुआ था। आगे इन्होंने बात की, प्रारंभ में जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजरा, क्या सूर्य जो था वो अपनी आकाश गंगा के जब करीब से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ मेघ, गैस, धूल कणों को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित कर लिया। जो यहाँ पर आदिकाल में ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, जब सूर्य अपनी मंदाकिनी, अपनी आकाश गंगा के करीब से गुजरा, तो उसने वहाँ पर कुछ गैस, मेघ, धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आगे बात करते हैं। जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे, क्या करने लगे, वे सामूहिक रूप से एक समूह के मतलब कि एक समूह का निर्माण करके सूर्य की परिकल्पना करने लगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से गुजरा। इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया कि बस एक मतलब कि झटके में इसका निर्माण नहीं हुआ, इसमें कई क्रम लगे, मतलब कि कई क्रमों, कई अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद ग्रहों का, पृथ्वी का निर्माण हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये परिकल्पना है इनकी, ये काफ़ी हद तक वैज्ञानिकी है। तो आगे चलिए देखते हैं किन किन कर्मिक अवस्थाओं से होकर गुजरा और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इनके अनुसार, इनकी परिकल्पना के अनुसार, ग्रहों का निर्माण कई कर्मिक अवस्थाओं से गुजरा।
प्रारंभिक अवस्था में धूल कण अप्रत्यक्ष रूप से आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं। उनकी गति मंद पड़ गई, संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण के रूप में बदल गए। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वे आपस में टकराए, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर थोड़ा नहीं लिखा गया, हम वो भी बताएंगे आपको। जब गैस के कण आपस में टकराए तो वहाँ पर जो है कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी गति में कोई जो है परिवर्तन नहीं हुआ, वे उसी गति से चलते रहे। लेकिन जब धूल के कण आपस में टकराए तो उनकी गति जो है धीमी हो गई। यही कारण था, आगे भी बात करेंगे, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं यही कारण है कि पृथ्वी के जो आंतरिक ग्रह हैं उनका द्रव्यमान अधिक है और जो वायु ग्रह हैं वो गैसीय हैं, उनका द्रव्यमान बहुत कम है। यही कारण है इनके अनुसार, इनकी परिकल्पना के अनुसार इन्होंने इस पे बात की है। आगे देखते हैं। आगे चलकर ये भ्रूण अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े जो है हो गए, बड़े उल्काओं में जो है रूपांतरित हो गए, या जो है बड़े उल्काओं का रूप जो है धारण कर लिया। अंत में ये उल्काएं अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े बड़े ग्रहों में बदल गए। यहाँ पर आत्मसात का मतलब ये है कि जो और इनके आसपास गैसीय कण, धूल के कण बिखरे हुए थे, उनको जो है इन्होंने आपस में जो है संगठित कर लिया, अपने आप में जो है एब्जॉर्ब कर लिया, अपने आप में सोख लिया, अपने आप में मिला लिया। आगे बात करते हैं। ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रहे। अब ऐसा नहीं था कि जो है ग्रहों के निर्माण में ही सभी गैस और धूल के कण लग गए, कुछ पदार्थ जो है बचे हुए थे। ये जो है आर्टो श्मिट की जो है परिकल्पना है, उनका ये मानना है। तो जो पदार्थ बचे थे, कुछ पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हो गया। अब जो पदार्थ बचे थे उनका क्या हुआ, तो जो पदार्थ बचे थे वे घनीभूत होकर अपने समीप ग्रह का चक्कर लगाने लगे। वे भी घनीभूत हुए, वे भी एकत्र हुए। ग्रहों के निर्माण के बाद जो पदार्थ बचे थे वे भी एकत्र हुए, आपस में वे भी जुड़े, लेकिन वे क्या हुए, जो उनके समीप का ग्रह था उनका चक्कर लगाने लगे। अब आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ग्रहों के साथ साथ उपग्रह का भी जो है निर्माण बताया है। चलिए देखते हैं आगे। तो चक्कर लगाने लगे, जिससे क्या हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो आपको पता होगा, अभी भी आप जानते हैं कि जो उपग्रह होते हैं वे क्या करते हैं, अपने ग्रहों का जो है चक्कर लगाते हैं। तो इनकी जो परिकल्पना है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग में अंतर, ये इनकी परिकल्पना की विशेषता है। इन्होंने बताया सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग में अंतर। अब ये क्यों था, चलिए इसको भी देख लेते हैं। चूंकि ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर मेघ तथा धूल कणों से हुआ है, अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। यहाँ पर बताया इन्होंने कि जो ये ग्रह हैं और उपग्रह हैं इनका निर्माण सूर्य से तो हुआ नहीं है, इनका निर्माण मेघ, गैस, धूल कणों से जो है हुआ है। तो सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। दूसरी विशेषता इनकी परिकल्पना की क्या हम देख पा रहे हैं, दूसरी क्या है, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर। अब इसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है कि अंतर क्यों था, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बताया इन्होंने, अंतर क्यों था, विभिन्न ग्रहों के आकार में जो अंतर पाए गए हैं वो क्यों थे। तो सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर के हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं उनका द्रव्यमान भारी होता है और जो वायु ग्रह हैं उनका द्रव्यमान कम होता है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो चलिए देखते हैं और क्या बताया इन्होंने। इनका प्रमुख कारण भी इन्होंने बताया। तस्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा की विभिन्नता का जो है होना था। क्या होना था, इनका प्रमुख कारण मतलब कि विभिन्नता का प्रमुख कारण जो था, तस्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य का जो है प्राप्त ऊष्मा, मतलब सूर्य द्वारा जो प्राप्त ऊष्मा होती थी उनमें विभिन्नता थी।
अब इन्होंने मतलब कि आप समझ पा रहे हैं तस्तरी नुमा जो है इन आद जो है धूल और गैसीय कणों का जो है आपस में जुटा हुआ, मतलब कि आपस में जुड़े। अब ये तस्तरी नुमा जुड़े तो जो सूर्य का ऊष्मा थी, जो सूर्य की ऊष्मा थी, इन पर जो है एक समान नहीं थी, विभिन्नता थी उसमें। तो तस्तरी के केंद्र के सूर्य के करीब होने से अत्यधिक ऊष्मा या उष्णता के कारण भारी पदार्थ बने। अब जो वहाँ पर केंद्र था, वहाँ पर क्या है, धूल कण ज़्यादा थे और वहाँ पर द्रव्यमान अधिक था। वहाँ पर सूर्य की ऊष्मा अधिक प्राप्त हुई, सूर्य की अधिक ऊष्मा पदार्थ हुई जो है अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त हुई, जिससे कि भारी पदार्थों का निर्माण हुआ। जबकि किनारे पर कम ऊष्मा के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। किनारों पर जो है कम ऊष्मा मिली, जिससे वहाँ पर क्या हुआ, हल्के गैसीय पदार्थ प्राप्त हुए। तो ये कुछ फिगर है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपका बताया गया है कि पहले इस अवस्था में था, फिर इस अवस्था में आया, फिर इस अवस्था में आया, फिर इस प्रकार से हुआ। तो आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा जितनी भी परिकल्पनाएं उनकी आलोचना हुई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनकी आलोचना नहीं हुई है, इनकी भी आलोचना हुई है। तो चलिए देखते हैं इनकी आलोचना में क्या कहा गया, जो है अन्य भूगोलवेताओं ने क्या कहा, अन्य वैज्ञानिकों ने जो है इनकी परिकल्पना के बारे में किस प्रकार से आलोचना की। चलिए देखते हैं। तो ये रही इनकी कुछ आलोचनाएं। तो जैसा कि यहाँ पर आलोचना की गई है, गैस व धूल कणों से निर्मित बादल की उपस्थिति से कई वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हैं। बहुत से वैज्ञानिक जो है धूल और जो है गैसों से जो है बादल के निर्माण से संतुष्ट नहीं है कि ये निर्माण हो कैसे गया, इस बात से वह संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। और इन्होंने उन्हें संतुष्ट मतलब कि ये आपके जो सिमट जी थे, आटो स्मिट जी थे, वे संतुष्ट नहीं कर पाए। अगली आलोचना यहाँ पर हम देख पाए तो सैरफोनोवा ने अपनी जो है आपत्ति की कि अंतरिक्ष में तारों की अत्यधिक दूरी के कारण सूर्य द्वारा गैस व धूल कणों को बादल को आकर्षित करना संभव नहीं लगता है। इन्होंने बात की कि अंतरिक्ष में तारों की अत्यधिक दूरी है और सूर्य का मतलब कि अधिक दूरी के कारण सूर्य द्वारा इन गैसों का जो है, कहने का मतलब इन गैसों का धूल कणों का जो आकर्षण हुआ, ये संभव नहीं लगता है ऐसा हुआ होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी जो है साइंटिस्ट ने, काफ़ी वैज्ञानिकों ने इनकी आलोचनाएं की। तो इनके बाद भी फिर आती है आपकी अन्य परिकल्पनाएं। तो बात करेंगे फिर अगली परिकल्पना के बारे में अगले वीडियो में। तो ये परिकल्पना आपको समझ में आई है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड लोग में भी शेयर करिएगा। आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा चैनल पर वो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।